जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। सवाल पढ़ें, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप पर यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। पर यूनिट कह रहा है तो ठीक है, अब डेटा अगर पर यूनिट में गिवन होगा तो पर यूनिट ही कर देंगे, और अगर डेटा टोटल में गिवन होगा तो टोटल करके एंड पे पर यूनिट कर लेंगे, उससे कोई मसला नहीं है। हमें जिस तरह से सहूलत लगे वैसे कर लो, बस एंड पे देख लेना उसने टोटल कहा हुआ है, आपको सारा डेटा पर यूनिट में गिवन था तो फिर एंड पे टोटल बना लेना, और अगर उसने पर यूनिट कहा हुआ है सारा डेटा टोटल में मिल रहा था तो आप टोटल में करके एंड पे पर यूनिट कर लेना, और पर यूनिट ही मांगा हुआ है, डेटा भी पर यूनिट का, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। तो बहरहाल क्या निकालना है आपने, टारगेट कॉस्ट का गैप, ठीक है। तो वही 5 स्टेप्स हैं, जरा जल्दी से बताओ। एस्टीमेट टॉपिक आपका खत्म हो गया, अब बस अब 4-5 दिन लगेंगे इस पर, बस इसके सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लॉसेस सीखेंगे, वो जो आगे सारे सीएमए में चलने हैं सीख यहाँ लेंगे, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया मेरी तरफ से, बस मेरी तरफ से जो चीज़ पेंडिंग है वो सिर्फ है स्टेप 6। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इसको क्लोज करने के लिए, वो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों, यानी कि हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी उसमें वो करा दूंगा। अच्छा, तो स्टेप 1 जल्दी बोलो, एस्टीमेट करेंगे सेलिंग प्राइस। स्टेप 2 भाई साहब से पूछेंगे, सेठ साहब से, प्रॉफिट कितना रिक्वायर्ड है। स्टेप 3 टारगेट कॉस्ट निकालेंगे सेलिंग प्राइस में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करके। स्टेप 4 असली काम एक्सपेक्टेड कॉस्ट डिटरमिन करेंगे। स्टेप 5 कोई कॉस्ट गैप है तो वो बता देंगे, वो कैसे निकालेंगे, टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट को जो है वो कंपेयर करके, ठीक है। और स्टेप 6 उसने कहा नहीं है। चले, डॉलर्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, द सेल्स डिपार्टमेंट हैज डिटरमिन्ड दैट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विल बी 200 पर यूनिट। पर यूनिट दे दिया उसने, अगर डेटा सारा पर यूनिट में हो तो बेहतरीन। अब ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ गई है। डॉलेंस रिक्वायर्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द, हाँ मार्कअप मार्जिन रिवाइज कराया था ना मैंने, परसेंटेज कराई थी ना। अब देख लो, जान नहीं छूट रही उनसे। अब बेसिक्स में कुछ बच्चे आज आए होंगे, शायद आज कल में ज्वाइन किया होगा, हमने बेसिक्स में ना पहले 7 लेक्चर्स में सारी कॉस्ट पढ़ ली थी। तो आप लोगों वो लेक्चर्स ले लें, कोई मसला नहीं है। जब तक आप नहीं लेंगे तब तक भी आपको समझ आएगी, लेकिन जब आप ले लेंगे तो और अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ले लेने, छोड़ने वाला अपनी जिम्मेदारी, इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी उनके लिए। जितने लेक्चर रहते हैं भाई, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है ना बाद में या आजकल में, वो काइंडली जो है वो जो पोर्टल मिलेगा पोस्ट वाले बच्चों को, उसमें 37-38 जितने भी लेक्चर्स हैं ये होंगे, तो वो लेक्चर्स आपने 1 बाय 1 करके लेते रहना है। जाहिर सी बात है, रिपीट करने वाले बच्चे की बेसिक्स तो होती हैं, कुछ डिफरेंट जगहों से पढ़ कर आते हैं, सब जगहों पे सही पढ़ाया जाता है, लेकिन एक क्लास में तो एक ही तरतीब चीज़ों की चल सकती है ना बेटा। इसलिए काइंडली लेक्चर्स पूरे कर लीजिएगा। लेक्चर्स छोड़ने वाला अपनी जिम्मेदारी पर होगा, इंतज़ामिया जिम्मेदार ना होगी, ठीक है। अच्छा जी, 25% सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है, इनका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, तो इसको हम निकाल लें। अगर प्रॉफिट को माइनस कर लें तो क्या होगा, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने निकालनी है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो वो आगे बता रहा है कि करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ये है। मटेरियल 2 किलो लगता है, देखो ना, पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। बेसिक्स में ये थोड़ी प्रैक्टिस करके आए, शुक्र है हम। फिर एफओएच के चैप्टर में 1-2 सवाल ऐसे आ गए, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर भी थोड़ा बहुत इस तरह से हम यूज़ करते आए, तो शुक्र है कुछ ना कुछ प्रैक्टिस थी। बाकी अब कसर निकल जाएगी इंशाल्लाह, सारे सीएमए में करना ही है ये, ठीक है। तो भाई एक करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट के, एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट आएगी, तो भाई उसने कहा 1 यूनिट पर मटीरियल कॉस्ट आती है। उन्होंने कहा जी टोटल नहीं बता रहा, 2 किलो मटीरियल लगता है 1 यूनिट पर, और 50 रुपये का 1 किलो है, तो मतलब 100 रुपये की कॉस्ट पड़ गई ना पर यूनिट। ऐसे ही लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड्स है, ठीक है। अब पर यूनिट ही चल रहा है, तो आपने बस सिंपल जो है वो इसको करते चले जाना है। 100 रुपये हो गया, इसका कितना बनेगा वैसे, 40 × 60। अब जब लेबर आवर्स ये आ गए ना, तो फिर सारे लेबर आवर आगे भी यूज़ होते चले जाएंगे। ऐसे ही हम करते आए हैं कि कोई एक बेस होती है, अब लेबर इंटेंसिव बिजनेस होगा तो लेबर कॉस्ट तो इस बेस पर होनी है, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी आप इसी हिसाब से लेकर चलेंगे। तो लें जी, आप शुरू करते हैं अपना काम। हम अपने स्टेप्स को नहीं छोड़ेंगे, सवाल बिल्कुल वैसे ही करेंगे, शक्ल सवाल की वैसे ही होगी जैसे थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पे बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट टॉक इज, इसको क्या हुआ है बेचारे को, नहीं साफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1
85 नोट्स का है जी। अच्छा, तो अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लिखूं अभी? चलो फिर पहला स्टेप लेकिन बोलना है अभी, ठीक है। स्टेप 1, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिवन भी क्या है, पर यूनिट, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो कितने रुपीस जी? रुपीस में है जी, रुपीस में 200। अब पर यूनिट इधर लिखा हो, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे? स्टेप 2 में हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो उसका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो डिटरमिन करना है। तो वो डिटरमिन होगा तो उसको क्या कर देंगे, फिर लेस कर देंगे। जब लेस करेंगे तो हम स्टेप 3 वाली फिगर पे पहुंच जाएंगे। वो क्या है जी? टारगेट कॉस्ट। तो ये काम अब करना है हमने। अब टारगेट प्रॉफिट के बारे में वो क्या कहता है? डॉलेंस रिक्वायर्स अ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द, याद है कुछ जिसके साथ प्रॉफिट। अच्छा जी, मैं कहता हूँ याद है कुछ ना, ये जो मेहमानाने ग्रामी है ना जो आए आजकल में, इनको याद तभी होगा ना जब वो लेक्चर देखेंगे। तो पहले 6-7 लेक्चर में ये काम किया हुआ हमने। शुरू कर दें आप, 2-3 दिन, इस हफ्ते के एंड तक बेसिक्स तो खत्म कर ही डालिए, जोश के साथ, जज्बे के साथ। जिसके साथ इक्वेशन है हमारी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सिंपल इक्वेशन है ये हमारी, हर किसी को पता है। जिसके साथ प्रॉफिट को लिंक करे उसको 100 ले लो, प्रॉफिट लिखो और बैलेंसिंग दूसरी चीज़ निकाल लो। तो क्या है जी? इसका मतलब आपकी ये 200 रुपये की सेलिंग प्राइस, ये 100 है ना, ठीक है। आपने इसको यूज़ करके आपने 25% निकालना है टारगेट प्रॉफिट असल में, ठीक है ना। तो बहरहाल सवाल में आकर टारगेट कॉस्ट, टारगेट प्रॉफिट निकालना था। तो हमने कहा जी गिवन अमाउंट क्या है। मैं बिल्कुल भी इसको नहीं समझा रहा, जिनको नहीं पता बेसिक्स जाके पढ़ें प्लीज़। और जो साथ बैठे हुए हैं, पढ़े हुए पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे बेशक पूछ लीजिए। दिस इज अ पीस ऑफ केक, बस आपकी थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। तो गिवन अमाउंट क्या है जी? सेल प्राइस। गिवन अमाउंट क्या है? सेल प्राइस 200। और गिवन अमाउंट की परसेंटेज क्या है इक्वेशन में? 100। 25 कहाँ से आएगी? 200। 200 गिवन अमाउंट क्या है? सेल। सेल कितने परसेंट है इस इक्वेशन में? ये परसेंटेज है। तो सेल 100 पे है ना, तो 200 को डिवाइड करो 100 से। 200 को डिवाइड किया 100 से। अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्रॉफिट चाहिए तो 25 से। फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है। मैं भूल जाता है, बंदा बशर है जी, बंदे बशर भूल जाते हैं। ये बेसिक्स हैं सारी हमारी ना, मैंने इसीलिए लिख लेता हूँ ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम अल्लाह करे लिखे होए, ताकि आप बाद में मुकर ना सकें। और परसेंटेज कितने हैं? ये है। अच्छा, मैं डर रहा था विचों ना, डीप इनसाइड के शायद मैंने बोर्ड पे लिख दिया हो, मेरे पास ना हो, लेकिन शुक्र है मार्कअप मार्जिन में ये रूल था। सबसे पहला काम क्या करना है? प्रिपेयर करनी है इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल। जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम करना है। ये अभी हमने किया 100, 25, 75। स्टेप 2, ये फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लेनी है। गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। ये परसेंटेजेस होती हैं बेसिकली, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या मेरे सवाल में? प्रॉफिट। मुझे गिवन क्या है? सेल। तो मैंने सेल 200 को डिवाइड करना है, उसकी परसेंटेज जो इक्वेशन में कितनी है 100, और मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट चाहिए ना, उसकी परसेंटेज हमारे सवाल में कितनी है? 25। कितनी? 25। तो 200 डिवाइडेड बाय 100%, 100 इंटू आंसर इज 50। लो जी, अगर ये माइनस करें तो आपके पास 150 रुपये क्या आ गया जी? टारगेट कॉस्ट। ये क्या है जी? आपकी ओके। थोड़ी सी जगह तो बना लो यार। लो जी, अब अगला स्टेप क्या है जी? बोलो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है। मुश्किल काम है या आसान? इस सवाल में तो बहुत आसान है, आज का दिन ही आसान है। शुरू में ऐसे ही करता है, बाद में फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल देखा था, शुरू में ऐसे ही करता है, गोली गोली करा के ना, ऐसे बस शुरू में बस ऐसे ही करता है। टारगेट कॉस्ट, ये साथ वाले को कह रहे होते हैं, ये दिल में कह रहे होते हैं। हाँ जी, अगला काम क्या है जी? अगला काम क्या है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड या करंट कॉस्ट।
या करंट, जो भी लिख लें, एक एक लिख लिया करें। यानी कि करंटली अगर हम इसको बनाएं तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये इसलिए करंट कॉस्ट भी लिख रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट या करंट कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। तो क्या है जी सवाल के अंदर? अच्छा, ये इक्वेशन भी आप अगर बनानी हो तो बना लें, वैसे आप इतना माहिर अब हो चुका होना चाहिए कि ज़बानी किया करें। इस सवाल में आपने देखना है किसके साथ लिंक्ड है प्रॉफिट। सेल के साथ सेल 100 हो गई तो इसका मतलब प्रॉफिट 25 और कॉस्ट 75। अब गिवन अमाउंट सेल है तो सेल से 100 को डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 25 से। ये ज़बानी करे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो खैर ये हल तो है ही। जैसे पेपर में तो आपको इसके नंबर मिलने हैं बेटा, सिर्फ इसके, ये इसको बता दिया हमने उसको बता दिया है, ठीक है। पेपर में सिर्फ ये करना है। अगर ये ना कर पा रहे हो तो इक्वेशन बना लेना। मेरा तो ख्याल है कि इतने माहिर आप हो चुके हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये उन्हीं के लिए है। मैं तो अभी भी ऐसे कर लेता हूँ, तो मैं तो अभी तक माहिर नहीं हुआ। तो छोटी सी इक्वेशन ऐसे साइड पे वर्किंग कर लें, कोई मसला नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। कैसे, नीचे कर दें वहीं पे, ठीक है। चलो आगे। अच्छा जी, अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। इतना आसान सवाल है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा देखो, पेपर की रिक्वायरमेंट है ना टारगेट कॉस्ट निकालना, तो माजरत के साथ यहाँ पूरा डायरेक्ट मटेरियल आपने लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वर्किंग में आप एब्रीविएशन यूज़ किया करें, रिक्वायरमेंट में नहीं। मेरा पेपर पास है, मैं कर सकता हूँ। आपका पेपर जब पास हो जाए, सारे पेपर पास हो जाए इंशाल्लाह, जब आप पढ़ाने के लिए यहाँ खड़े हों, फिर आप भी यूज़ कर लेना। और आप भी आगे ऐसी शोखियाँ मारना अपने बच्चों के सामने कि तुम नहीं यूज़ कर सकते, मैं कर सकता हूँ। इंशाल्लाह वो दिन आएगा आपकी ज़िंदगी में भी, अगर इधर आए तो। बाकी यहाँ भी जाओगे पास तो कर ही जाओगे ना इंशाल्लाह, पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अब ये पर यूनिट चल रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी मैंने, ये टारगेट प्रॉफिट भी क्या था, पर यूनिट ही था। तो टारगेट कॉस्ट भी क्या आ रही है, तो डेटा ही पर यूनिट का चल रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी पर यूनिट निकालें। अब इधर पढ़ो दोबारा, द करंट वाली एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, लेकिन पर यूनिट गिवन है, वो क्या है जी? तो उसने कहा जी 2 किलो इंटू 50, तो 2 kgs इंटू 2 kgs पर यूनिट इंटू ₹50 पर kg। ये वो वर्जन है जो पर्चे में नहीं लिखना। पर्चे में क्या करना है, 2 इंटू 50, 2 इंटू 50, ना रुपीज़ ना किलो ना कुछ नहीं लिखना। ओके, 2 इंटू, अगला वैसे ही कर लेता हूँ फिलहाल। ज़रा चलो जी, 100 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 1.5 आवर्स पर यूनिट और 1 आवर के 40 रुपए। तो जी 1.5 लेबर आवर्स पर यूनिट। चलो एक बार फिर लिख लूँ, बड़े दिन हो गए, बेसिक्स भूले हुए होंगे आप, है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ने आपको भुला दिया सब कुछ। अच्छा है, असगर वाले सवाल से पहले ये सवाल कर रहा हूँ। अच्छा है, ज़रा वो अब देखोगे असगर वाला सवाल आसान लगेगा। यही आपको बता रहा हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ ट्रेडिंग बिजनेस और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और मैन्युफैक्चरिंग की समझ आपको सही मानों में आएगी प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद जाके, तो फिर आपका लेवल डिफरेंट होगा इन्वेंट्री। बहरहाल चले, कोई बात नहीं, कर तो हमने फिर भी लिया अट्टा सट्टा लगा के है जी। जी ₹40 पर लेबर आवर जी, 60। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो, अगर कहीं ना गिवन हो, बेसिक्स में, FOH में, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में कई सवाल ऐसे किए कि अगर पर लेबर आवर आप अगर उसने लेबर आवर सिर्फ दिए हुए हैं तो वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड भी फिर लेबर आवर की बेस पे आपने एब्जॉर्ब करवा देने होते हैं, शामिल कर देते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, क्योंकि उसने बताया नहीं, बल्कि बताया हुआ है ₹10 सिर्फ लिखा होता तब भी यही करना था। बहरहाल ₹10 पर लेबर आवर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ₹8 पर लेबर आवर फिक्स्ड FOH है। OAR है, ये OAR है, बिल्कुल एब्जॉर्ब करवाएं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रहा है, टेंशन न ले जी। कितने आवर्स जी, ये तो सेम ही रहने, 1.5 इंटू, अब ये पेपर वाला वर्जन है, बस ये लिखना है आपने, 1.5 इंटू 10 जी 15। फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट जी 1.5
1.5 इंटू ₹8। पर्चे में बस ये लिखना है, इसके पूरे नंबर मिलेंगे आपको, रुपीस पर आवर, ये लिख के टाइम नहीं ज़ाया करना। ये तो आपको बेसिक्स में मैं करवाया करता था, याद है ना, ताकि आपको ये पक्का हो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है। उस वक्त हम सीखा करते थे ये जी 12। अब ये जनाब आपका जो टोटल होगा, ये मैं डिब्बा लगा देता हूँ। ये आपने जो स्टेप नंबर 1 2 3, ये चौथा स्टेप है ना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपने कैलकुलेट की, चौथा है। लें जी, ये डिब्बा है आपका स्टेप 4 है। डिब्बा लगाने की पर्चे में जरूरत नहीं है फिलहाल, बस पहला दिन है मैंने लगा दिया। अगले सवाल भी मैं नहीं लगाऊंगा जी। 187। ओके, यानी आपकी टारगेट कॉस्ट कितनी है, यूं कर देता हूं, ए टारगेट कॉस्ट कितनी है और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है, तो गॉस गैप तो आ रहा है कितना, 37 रुपये। कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, आपने कहा जी कॉस्ट गैप जो है ना, कॉस्ट गैप वो हम निकालेंगे ए माइनस बी करके। अच्छा, अब इससे फर्क नहीं पड़ता आप प्लस लिखो माइनस, मतलब जो भी करना है, ए माइनस बी लिखोगे तो -37 आ जाएगा, ये भी ठीक है। बी माइनस ए लिख दोगे तो +37 आ जाएगा, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। कॉस्ट गैप की फिगर 37 ही रहनी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्चुअली बस आपने सीखा हुआ, उसी को लेके चल रहे हैं। तो कॉस्ट गैप है क्योंकि आपकी टारगेट कॉस्ट जो है वो कम है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो बस सवाल ख़त्म हो गया। अब अगला सवाल है, इस सवाल को अगर आप सिर्फ पढ़ लें और होमवर्क करें तो क्या ख्याल है, पढ़ें ज़रा कि क्या चेंज है। देखो मेरा दिल अब ज़रा चले ना उधर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाराज़ हो जाएगा, नहीं तो कहेगा मुझे ऐसे छोड़ के गए हैं कि मुड़ के ही नहीं आए। कितनी देर होगी हमें ये करते हुए टारगेट कॉस्टिंग, मैंने कहा था 40 मिनट्स करना है। अच्छा, हो सकता है अच्छा सवाल हो तो ये भी कर दें। पढ़ो रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप पर यूनिट फॉर न्यू प्रोडक्ट, डॉलेंस इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग। वही वन ऊपर से कॉपी, इलस्ट्रेशन है ना, वो ऊपर से कॉपी पेस्ट खुद बनाई होती है, ऊपर वाला सारा छापा लगा हुआ है। सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर डेटा बदला है 500। डॉलेंस हैव अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल प्रोडक्ट शुड जनरेट अ नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू, नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू 20% टू कवर प्रोडक्शन एंड, होता भी ऐसे ही है। खैर चलें, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मटेरियल कॉस्ट वैसे ही है, लेबर कॉस्ट है, और वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है। ओ सेलिंग कॉस्ट भी आ गई, एडमिन कॉस्ट भी आ गई, क्या करेंगे इनका, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप कर ही लेते हैं ये सवाल। चलो ठीक है, जल्दी से देखो क्या रिक्वायरमेंट है जी। अच्छा, अब C+P इज इक्वल टू S अगर देखें तो ये क्या है जी, ये तो बहुत सिंपल है। सेलिंग प्राइस 500 है और वो कह रहा है कि 20% मार्जिन होगा कवर करने के लिए प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो मेरे ख्याल में तो बस टोटल ही यही प्रॉफिट है, सिंपल का। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। चलो शुरू करते हैं, बहरहाल कर लेना चाहिए। पहला सवाल है, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, असगर वाले सवाल को जस्ट रीड करके मैं आप पे छोड़ दूंगा, ये मैं कराता हूँ। ये आपको देकर वो भी तो मैंने करना, तो ये आप मैं करा दूंगा तो वो आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। नहीं फिर जाहिर है मैंने तो करना ही है ना बेटा वो सवाल। होमवर्क तो कब का दिया हुआ, उसको दिया हुआ है ना, तो होमवर्क तो कब का दिया हुआ, या नहीं दिया हुआ तो आज दे रहा हूँ होमवर्क। वो होमवर्क देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस आपका ही है, सवाल वो मेरा ही होता है। आप बस पहले कर लेते हैं। पेज नंबर 185 जी बेटा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है कितनी, 500। टारगेट प्रॉफिट वो कह रहा है जी कि 20% प्रॉफिट सारी कॉस्ट्स को निकालने के बाद आना चाहिए, तो यही टोटल प्रॉफिट है। आप इस पर 500 का 20% करें, कितना आता है, 100। और आपकी टारगेट कॉस्ट क्या आ गई, 400। ये किसके मार्कर्स हैं, निकाले तो मैंने अपनी ज्योमेट्री से जी। इम्पेयर हो गए, बदतमीज़ो, जुगते लगाते हो मुझे। ए व्हाट इज दिस, दिस इज इट, दिस इज
वटा, दिस इज टारगेट कॉस्ट पर यूनिट. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स. एक्सपेक्टेड करंट जो भी लिख लो, कोई एक लिखा करो वैसे. एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स, जी हैं. हाँ, अदर कॉस्ट का मतलब क्यों, प्रोडक्शन तो मैंने सारी पीछे बोल तो दी थी. प्रोडक्शन कॉस्ट में तो 3 ही थी ना बेटा, बचपन याद करो. प्रोडक्ट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को भी तोड़ के लिख दिया, तो अदर कॉस्ट फिर क्या बचती हैं? नॉन प्रोडक्शन ही बचती हैं. और मैंने ये भी कहा था कि भाई, क्या नाम बताया था तुमने, मरजूक भाई को हमने 300 रुपये का प्रॉफिट देना है. अब 1500 का बेच के सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करके तो 300 नहीं बचना, सेलिंग कॉस्ट ही माइनस करनी पड़ती है, एडमिन के खर्चे भी माइनस होते हैं. नेट में प्रॉफिट इसको इतना चाहिए, घर जो इसने लेकर जाना है, तो सारी कॉस्ट हमने माइनस करनी है. एक्सपेक्टेड कॉस्ट, मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट तो नहीं बोला, ठीक है, सारी कॉस्ट ही आनी है. ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सारी कॉस्ट आएंगी. समझ आ रहा है? हाँ जी. और ये तो जल्दी जल्दी कर दो यार. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फट्टे फट्टे कर दो. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, पर पेपर वर्जन 2.5 इंटू 50 को मसला. 1 यूनिट पर कितने किलो लगते हैं? 2.5 किलो, और 1 किलो आता है 50 को मसला. 2.5 इंटू 50 जी 125. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेट्स सी, 3 हावर्स लगते हैं, और 1 हावर का आप 40 रुपये देते हैं, तो 3 इंटू 40. अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आ रहा है तो 10 है, और फिक्स्ड ओवरहेड नहीं सॉरी 20 है, और फिर फिक्स्ड ओवरहेड 10 है, और वही 3 है. तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितने आवर्स? 3 इंटू 60. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3 आवर्स ही यूज होंगे, और 10 30. अब ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट है लेकिन प्रोडक्शन की. पर ये सवाल ना इलस्ट्रेशन है, खुद ऐसे बनाया था कि आपको इस तरह से बात कर दी जाए, वरना ज़रूरत तो कोई नहीं थी इस तरह से करने की. बात सारी कॉस्ट ही माइनस होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब ये बेशक आप यूं कर लो, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसका टोटल एक कर लो, ताकि मैं आपको वो बात फिर बता. देखो उसने कहा था प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो, दोनों मिलाकर आपको इतना प्रॉफिट अचीव करना है. ठीक है जी. 335 ये क्या आ गई जी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट. अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लो. ठीक है, कितनी? 8% ऑफ सेलिंग प्राइस आपकी सेलिंग कॉस्ट है. यूँ सेलिंग कॉस्ट मतलब जैसे कमीशन वगैरह आप दे देते हैं. ठीक है, 8%. और एडमिन कॉस्ट है 12% ऑफ प्रोडक्शन. ओ शुक्र है मैंने टोटल कर लिया, सुभान अल्लाह. भाई उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी जोड़ दे, परसेंटेज डेटा दिया हुआ है ना. तो क्या कह रहा है, सेलिंग कॉस्ट क्या है? 8% ऑफ सेलिंग प्राइस. और एडमिन कॉस्ट क्या है? 12% ऑफ. सर आपको पता था इसलिए आपने डब्बा लगाया? नहीं, सच मुझे नहीं याद आगे था, को पिछले सेशन में कराया था, मुझे नहीं याद था ये ऐसे है. अगर ऐसा हो जाता और आपने तो आगे पढ़ना ही था ना, तो आप अब डिब्बा लगा के टोटल कर लेते कि आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट का कुछ परसेंट एडमिन कॉस्ट चाहिए ना, तो आप टोटल अब कर लेते. ओके, तेजियाँ देखो मेरी. 8% यूनिट सेलिंग प्राइस कर दोगे, और एडमिन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का सेलिंग कॉस्ट. तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 500 रुपीज़ करती हैं, इनटू कितना आता है? 40. और उसके बाद एडमिन कॉस्ट. सर ये आसान लग रहा है, बस पहला दिन है ना इसलिए. ये आखिरी दिन भी आसान ही लगेगा. मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं एक बार सवाल इसलिए पढ़ना है कि आपका कोई अगला टॉपिक तो नहीं मिक्स हुआ पड़ा पिछली से पिछले अटेम्प्ट वाले 10 नंबर के सवाल में. नहीं होगा तो मैं शायद कल आपको, बल्कि शायद नहीं यकीनन कल आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि लॉसेज मैंने कल करवा देने. लॉसेज ही होते हैं मैक्सिमम इसके अंदर. तो इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं कि आप पेपर का सवाल करें. है ही इतना. और सीएमए ही बड़ी आसान है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आसान है. समझे इस बात को. ये मैं आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में आपसे मैं इंशाल्लाह याद रखना मैं पूछूंगा जब आप कोई 105-6 लेक्चर्स पे फिर रहे होंगे, सेंचुरी मार चुके होंगे ना, तब तक आप प्रोसेस कॉस्टिंग, बल्कि उससे ही पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रही होगी, उससे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग में पूछ लूंगा आपसे.
जब ख़त्म करेंगे तो हाँ भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसा लग रहा है आपको, आता है नहीं आता, एक आधा सवाल फिर आपसे करवाऊंगा भी सही जो आपको मुश्किल लगता था इस वक्त, बहुत आसान लगेगा इंशाल्लाह जी। 300 गल्ला ना करो, भाएं छेती करो, टाइम मुक रहा है जी। असगर एसोसीएट करना है जी। 40.2 हूँ कितों आ गया यार, चलो खैर अब बताओ जी, ये क्या आ गया जी आपकी करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट 41, हाँ 0.2 नाल ही है मेरे, चलो खैर ये बी आ गया और आपने क्या निकाल के देना है जी बी माइनस ए। आपको बी माइनस ए पसंद आया मेरे ख्याल में, तो ऐसे ही कर दें, टारगेट कॉस्ट गैप, कॉस्ट गैप ही लिख दो, कॉस्ट गैप कितना है 15.2, ऐसा ही है बस। अब ये टॉपिक अब क्या करें, है जो आसान, सीएमए है ही आसान। FAR 1 से ज़्यादा रिजल्ट ही होता है, इस बार थोड़ा कम आया है 2 सवालों की वजह से, मेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन और शट डाउन, ये 2 सवाल जो पेपर में थे, बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा उस वजह से गड़बड़ हुआ है शायद। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिफ्ट नहीं कराते इसलिए IS2 है IS2, बताओ वो मिसकंसेप्शन अगर आपके यहाँ IS2 है तो कोई नहीं हम इंशाल्लाह टिका के करेंगे उसको। अच्छा जी, अब थर्ड को देखें ज़रा, हायर इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग, सेल डिपार्टमेंट डिटरमिन रियलिस्टिक सेलिंग प्राइस 25 है, रिक्वायरमेंट ऑल प्रोडक्ट जनरेट इतना, मार्कअप एक्सपेक्टेड कॉस्ट इतनी है, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट गैप, होमवर्क 4, पता नहीं क्या है, मैं नहीं पढ़ता, देखी जासी होमवर्क, ठीक है। 5 आप कर ही नहीं सकते, वजह है लॉसेस, कल आते साथ पहले लॉसेस की बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये टॉपिक ख़त्म है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 2 सवाल आपने कर लेने हैं। चलिए तशरीफ़ ले आए असगर पे, ये टॉपिक ख़त्म है, बस पता है क्या करना है कल, मैं वैसे बता दूं, हमने कह जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं 2.5 किलो 1 यूनिट पर 2 किलो लगते हैं, 1-1.5 घंटा लगता है, बस ये चीज़ इस तरह से होगी कि मटेरियल आप इनपुट तो करेंगे 2 किलो, लेकिन कुछ उड़ जाता है। अगर आपको फिनिश गुड्स के अंदर 2 किलो का मटेरियल चाहिए तो शायद आपको 2.25 किलो खरीद के लाना पड़े, क्योंकि जब आप गर्म करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं तो कुछ उड़ जाता है। ये बस सिखाना है कल आपको, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़नी है और कुछ नहीं है, यानी यहीं पे ही लड़ाई बस थोड़ी सी बढ़नी है। इतना आसान है ये, सीएमए हमें तो कहते थे बहुत मुश्किल है, ये क्या कह रहे हैं सर आप। इस सवाल में भी इस एडजस्टमेंट के अलावा कोई मसला, अब भाई पूरा एक सवाल भी ना आता हो तो खैर है, पूरे पर्चे में उसमें भी आप हाथ पांव मार लेते हैं, लेकिन पूरे सवाल में एक एडजस्टमेंट का आना ना, तो बरकत के लिए ऐसी होनी चाहिए एडजस्टमेंट कि जो ना आती हो पर्चे में, हर एक सवाल में 1-2 एडजस्टमेंट्स, ताकि आप फिर अल्लाह से मांगते रहें रिजल्ट तक, या अल्लाह पास हो जाए हैं। यहाँ बच्चों को बताता होता हूँ अक्सर कि मॉड्यूल डी के अंदर ऑडिट और सीएमए ये कॉस्ट का पेपर था, ठीक है। अब कॉस्ट का पेपर मैंने ना 100 नंबर का अटैम्प्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कॉस्ट की क्लास में खड़े होकर बता रहा हूँ, हैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होता, ये ज़िंदगी का हिस्सा है सीए के अंदर। अच्छा, अब 4 पेपर, आईटी होता था, सी लॉ होता था, ऑडिट होता था और कॉस्ट होता था, ये 4 पेपर हमारे मॉडल डी में होते थे। मैंने मॉडल डी के 4 पेपर दिए, ठीक है जी। अब चारों पेपर में सबसे अच्छा कॉस्ट का पेपर हुआ, ठीक है, फिर सी लॉ का अच्छा हुआ बहुत, और फिर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ आईटी का, हाथ तंग सी ना मेरा ज़रा थ्योरी में ज़रा थोड़ा सा, और ऑडिट का ज़रा सबसे कमज़ोर हुआ। अब मैंने 1.5 महीना दुआएं की, या अल्लाह ऑडिट पास हो जाए, या अल्लाह ऑडिट पास हो जाए, या जब रिज़ल्ट आया तो ऑडिट पास हो गया, सीएमए फेल हो गया। तो दुआ सही से किया करोगे, या अल्लाह मेरे चारों पास हो जाए, ऐसे दुआ करनी चाहिए थी ना मुझे, हैं। तो कॉस्ट का पेपर मेरा डी मॉड्यूल में, फिर मैं 6 महीने सिर्फ कॉस्ट पे लगाया था, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। फिर मैंने आर्टिकल्स नहीं ज्वाइन किए थे, मैंने कहा नहीं, एक पेपर भी दे के ही आगे जाऊँगा, क्योंकि आगे मंजिल क्या थी, क्वालिफिकेशन थी ना, ऐसे थोड़ी स्पीड मारो जी जाओ फिर बस, ठीक है कोई मसला नहीं। 6 महीने बैठा सुकून से, और बैठ के मैंने सीएमए को, कॉस्ट अकाउंटिंग को मैंने फिर पढ़ा, कोशिश की पढ़ने की, तो गुजारा हो गया, फिर अल्लाह ने पास कर दिया। कॉस्ट की क्लास में खड़े होकर बता रहा है उस्ताद कि मेरा कॉस्ट रह गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है ये, शायद रह ना जाता तो मुझे इतनी अच्छी आती ना होगी। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि तुम लोग भी 2 अटैम्प्ट लगाओ मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी कोई अटैम्प्ट नहीं लगी थी, ठीक है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा आता है ना, पता नहीं।
बस आप लोग जो है ना वो मेहनत कर लेते हैं, तो ऐसे ही बस वो इज़्ज़त मेरी भी रह जाती है कि नहीं नहीं ठीक है, आप पढ़ते हैं पास हो जाते हैं। मेहनत बच्चा करता है ना, वाह वाह मेरी हो जाती है ऐसी हैं। तो आप लोग बस मेहनत करें, हसद ना करें, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। लिखा होता है ना ट्रक के पीछे, और रिक्शे के पीछे क्या लिखा होता है? जिसने उस्ताद को सताया उसने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है। वैल्यू का मतलब होता है आपको कॉस्ट भी चाहिए और एनआरवी भी। लड़ाई सारी कहाँ पे चल रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, कॉस्ट में, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर ना बहुत खूबसूरत वर्किंग्स थी, आप सही मानों में परेशान हो जाते हैं। ऑप्शन है, लेकिन मैं वो ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा कि आप ये ना समझें ये टॉपिक समझ नहीं आया था। ऑप्शन तो ये होना था कि इसको हम पेंडिंग कर दें सवाल को, बट मैं कह रहा हूँ नहीं, क्यों पेंडिंग करें? अब जब एक बार मुसीबत में हाथ डाल दिया है तो फिर वी विल फेस इट, ठीक है। लेकिन ये इस सवाल के बाद आपको नज़र आएगा कि ये कुछ निस्बतन ईजी हो रहा है। हालांकि अभी तो एक चैप्टर आगे चलें आप, तो जब आप 100 लेक्चर से ऊपर पहुंचे होंगे तो फिर ये सवाल आपको आसान तरीन सवालों में से एक लगेगा। सिंपल सा सवाल, सिर्फ मैथमेटिक्स है। पढ़ें जी। असगर अली एसोसिएट्स कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 23। अगर आपको लगे पढ़ते हुए कि नहीं करना तो मैं पेंडिंग कर दूंगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह नहीं लगेगा। आप फाइटर्स हैं, चीते हैं मेरे, आप JF-17 है मेरे जहाज नहीं है। 1 जनवरी 23 को इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है जी, और इसी महीने के आखिर में, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं है, ठीक है। और 31 जनवरी पे कह रहा है वैल्यू निकाल दो। अच्छा, इट मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट X एंड Y। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ड्यूरिंग द मंथ सेल ऑफ X और सेल ऑफ Y इतने इतने यूनिट्स की थी। ये मैंने क्रॉस नहीं किया, ये मैंने X लिखने की कोशिश की है, ठीक है। ये क्या है जी? ये किसके यूनिट्स हैं जी? X के, और ये Y के, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इन्होंने सेल कर दी। ये क्या यूनिट्स हैं? ये कौन से यूनिट्स हैं? सोल्ड यूनिट्स। कौन से हैं जी? अच्छा, अब इन्वेंट्री में सोल्ड तो नहीं पड़े होते, इन्वेंट्री में तो आपको पता है अनसोल्ड पड़े होंगे, ठीक है। थ्रू आउट द मंथ, ये AAA कौन है? असगर अली एसोसिएट्स सोल्ड दीज प्रोडक्ट्स एट 25% अबव। और भाई टॉपिक बदल गया है, टारगेट कॉस्ट ना कटने लग जाना, टॉपिक बदल गया, वापस इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे आ गए। बस ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग इतना ही था, हो गया, बस ठीक है, हो गया। भाई नाराज नहीं होना, 2-3 मिनट तो लेता होता हूँ ना मैं उसकी, तो खैर है ना, ओके। कल ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं डर रहा था कल भाई से, तो हो सकता है लड़के लेके बाहर आया वो लड़का। प्रोडक्ट X रिक्वायर्स 6 kg ऑफ A एंड प्रोडक्ट Y रिक्वायर्स 5 kg ऑफ B एंड 3 kg ऑफ C, ठीक है। यानी प्रोडक्ट X के ऊपर सिर्फ एक मटेरियल लगता है और प्रोडक्ट Y के ऊपर 2 मटेरियल लगते हैं ठीक है, ओके। अब मसला क्या है? मसला है कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ X फिनिश गुड है या कॉस्ट ऑफ Y फिनिश गुड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एक X पर कितना मटेरियल लगता है, एक Y पर कितना मटेरियल लगता है। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी भी बहुत है, बाकी समझा लूँगा मैं। 3 दिन में ये सवाल करा दूँगा, कोई मसला नहीं, करवाऊँगा आपसे ही इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, डेटा रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल आर एज फैलोज एज फॉलोज फैलोज ओ पैनों दे भरावो, ये फॉलोज है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़े शौके होते थे ना, IS2 आ गया, IS2 जो आपने इंट्रो में पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया है, ठीक है ना, कि आपकी परचेज ऑफ इन्वेंट्री अगर हो तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या आता है। जमाई ना लेना, पठान के बच्चे जमाई ना लेना। आपकी कॉस्ट क्या 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 आती है? परचेज प्राइस आती है, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आता है? कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो ऐड कर देंगे, कोई डिस्काउंट्स हैं तो, हाइब्रिड में बातें ना करें, सेकंड लास्ट लो गर्ल्स, हाइब्रिड बातें ना करें, ठीक है जी। उसमें डिस्काउंट्स को, रिबेट्स को माइनस कर देते हैं, कोई फ्रेट है तो ऐड करते हैं, इंश्योरेंस है, ट्रांजिट है तो ऐड करते हैं। याद आ रहा है कुछ? अब मसला ये है कि आपने अगर प्रोडक्ट X की कॉस्ट निकालनी है, फिलहाल तो कॉस्ट निकालेंगे, फिर NRV को देखेंगे बाद में जाके। तो कॉस्ट के अंदर आपको पता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट आनी है, X पे A लगता है और Y के ऊपर B और C लगता है। कितनी कॉस्ट हो पर यूनिट भी करनी है तो पहले टोटल कॉस्ट तो निकलेगी था, ओपनिंग तो था कोई नहीं, परचेज की कॉस्ट निकालोगे तो फिर पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, और परचेज की कॉस्ट निकालने के लिए उसने यहाँ पे आप पे जो है वो DOG छोड़ दिए हैं ये वाली एडजस्टमेंट में,
DOG छोड़ दिए है ना। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ पर उसने किलोज बता दिए कि कितने कितने किलोज आपने मटेरियल्स के खरीदे। इनवॉइस वैल्यू गिवन है अलग अलग। फ्रेट इन, ट्रक एक ही में आए थे यार, एक ही ट्रक में आए हैं, यानी किराया इकट्ठा दे दिया। अब हम क्या करें, बांटना पड़ेगा ना। अब बांटने के लिए अन्य वा बराबर बांट दें तो मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्या मुनासिब, देखो दो चीज़ें आपको प्रोडक्ट वाइज गिवन है, एक आपको क्वांटिटी प्रोडक्ट वाइज गिवन है और दूसरा इनवॉइस वैल्यू रुपीस भी। मुझे बताओ अगर आपने किराए को बांटना है तो ज़्यादा मुनासिब बेस क्या लगती है, क्वांटिटी ज़्यादा मुनासिब है ना। देखो ना, आपके 132 यूनिट्स ए के आए हैं केजीज, ठीक है, बी के 90 किलो आए हैं, सी के 50 किलो आए हैं, तो जितने ज़्यादा किलो आए हैं उतना ज़्यादा किराया ए को जाना चाहिए, सही है ना। तो आपने एक ये वर्किंग का फॉर्मेट अब कल ही बनाऊंगा, अब तो टाइम खत्म हो गया, अब तो आप पे छोड़ रहा हूँ, आप जो कुछ करके आएंगे, सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो कुछ करेंगे तो सही जाहिर है। बहरहाल मैं तो फिर प्रॉपर तरीके से, हो सकता है कल टाइम ज़्यादा बच जाए तो बोर्ड पे कर दूंगा, कम बचा तो यहाँ पर शुरू कर दूंगा, फॉर्मेट यहाँ बन जाएगा, तो जैसे 2 दिन में 3 दिन में सवाल होता रहेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। पर करवाना मैंने आपसे सवाल इंशाल्लाह। समझ आना शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। फ्रेट को आपने बांटना है ए, बी और सी में, लेकिन किस बेस पर बांटना है, क्वांटिटी की बेस पे। और उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इसको भी उन्होंने इकट्ठा दे दिया, रास्ते में आते हुए इंश्योरेंस भी कराई थी। अब इंश्योरेंस के लिए क्या बेस मुनासिब है, क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है। इंश्योरेंस वाले आपकी इंश्योरेंस हमेशा करेंगे कीमती चीज़ के हिसाब से, जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ हो उतने ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है, ये याद रखना। अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है, उस इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है, उसको अगर आपने बांटना है तो किस बेस पर बांटोगे, रुपीज़ की बेस पर, इनवॉइस वैल्यू की बेस पर, ठीक है, कर लोगे। अच्छा सुनो, अभी मैंने छुट्टी नहीं दी बात, ठीक है। रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद क्या आएगा जी, अभी देखो ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, तो लेबर की कॉस्ट आएगी। अब लेबर की कॉस्ट निकालनी, तो वो कह रहा है एक्स को 5 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में, और वाई का 1 यूनिट बनाने के ऊपर 3 घंटे लगते हैं, और लेबर को हम, यार इतना आसान, ओह अल्लाह सुभान अल्लाह, है कॉस्ट आ जाएगी। देखो ना, अब आज वाला सवाल करने के बाद एकदम से ये कितना ईजी लगने लग गया, क्योंकि बेसिक्स में ये किया था पर भूले हुए थे ज़रा, ठीक है ना। ये देखेंगे आप इंशाल्लाह, हम देखेंगे, आप नहीं हम सब देखेंगे मिलके मेरे समेत। किताबें बंद हो रही हैं, दिमाग ना बंद करना, किताबें बंद कर भी रहे हो तो FY ड्यूरिंग द पीरियड वर इतने रोला पैना है, ये उसने टोटल दे दिए। अब कहीं से आपको जोर लगा के टोटल लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप इसको डिवाइड करोगे लेबर आवर्स के साथ, तो आपके पास पर यूनिट पर लेबर आवर FY आएंगे, फिर उनको X और Y को एलो, ये सारा मसला है थोड़ा सा, बस मैथमेटिक्स है अगेन। और उसके बाद जब कॉस्ट कूस्ट निकल आएगी तो फिर जाके आपकी ये एडजस्टमेंट है जिसको आप NRV के लिए यूज़ करेंगे। सेल्स में 200 यूनिट्स X के और 400 यूनिट्स Y के हैं जो रिटर्न हो गए कस्टमर से बिकॉज वो डैमेज है, इसका मतलब वो इन्वेंट्री में वापस आ गए। दीज आर विद AAA, वो कह रहे हैं पड़े भी हमारे पास हैं, बड़ी मेहरबानी जी, पड़े ही होने वापस आ गए। डिफेक्टिव यूनिट्स नीड टू बी रीवर्कड बाय इनकरिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इतने, तो ये क्या आ गया जी, NRV। एंड पे जाके NRV की कैलकुलेशन है। मुझे पता है अभी भी आपको लग रहा है या अल्लाह खैर, अब थोड़ी सी अप्रोच सुन लो, क्या करोगे, वैसे सोल्यूशन भी मौजूद है। अप्रोच क्या है, आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही सवाल करना है ये जैसे ऑरेंज वाला था या उससे पिछला XYZ था। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए बस मसला ये है कि आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग निकालनी पड़ेगी, वो कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसमें से आपने X और Y के कुछ यूनिट्स डैमेज्ड हैं, उनकी NRV की वर्किंग कर लेनी है, उसमें से जो लोअर हो उसके ऊपर वैल्यू निकाल लेनी है। जब वैल्यू निकल आएगी तो वही आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मसला कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाँ, मसला इसमें आना है कि आपको सेल के यूनिट्स तो गिवन है, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब ये देखो ना, ये उसने बताया हुआ है, ये देखो बताया हुआ है कि 1 यूनिट A के ऊपर कितने किलो लगते हैं, A के रॉ मटेरियल के X के ऊपर 6। तो अगर आपके X का आउटपुट आपको पता है तो डिवाइड बाय 6 करोगे तो बोलो आपको पता लग जाएगा कि कितना मटेरियल लगा होगा, कितने यूनिट्स बने होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी, अगेन मैथमेटिक्स है, लेवल वो नहीं है जिस लेवल का सवाल आपके सामने है, लेकिन आपका लेवल बन रहा है इंशाल्लाह। लेकिन करना है, आ गया पर्चे में, बस करना है, कुछ करोगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।